हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग केमिकल इक्वेशन के सभी कंसेप्ट को पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपको केमिकल इक्वेशन संबंधित कंसेप्ट को समझने में या क्वेश्चन को बनाने में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आसानी से पूरे चैप्टर को धीरे धीरे समझने की कोशिश कीजिए। आप लिखते भी चलिए, जो बीच बीच में बताएं इसे बनाना है तो बनाइए भी, और 1-2 घंटे में इस चैप्टर को आसानी से पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। शुरू करते हैं हम लोग। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन केमिकल इक्वेशन ये 10th का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। 10th साइंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छे समझिएगा, सभी कंसेप्ट हैं इसमें। याद करने वाला चीज़ वैसा बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। तो अगर कंसेप्ट को आसान समझिएगा तो इस चैप्टर को समझना बहुत ही आसान है। समझिए, कह रहा है केमिकल इक्वेशन, यानी इसका हिंदी क्या है? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण लिखते चलिएगा। जहाँ कहेंगे समझना है आसानी से वहाँ समझिएगा, वहाँ समझने पर फोकस कीजिएगा। रासायनिक समीकरण देखिए, रासायनिक समीकरण में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। रासायनिक समीकरण में जो बुक में दिया हुआ है उसमें तो सीरियल वाइज बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है, लेकिन हम लोग समझने की कोशिश करेंगे ताकि कंसेप्ट लिंक बनता रहे। हमें क्या क्या समझना है उसको, उस पर फोकस हम करते जाएंगे। तो पहला बात जो है समझने का, पहला चीज़ एक होता है रिएक्टिविटी सीरीज। क्या बोले? रिएक्टिविटी सीरीज, इसको हिंदी में बोलते हैं अभिक्रियाशीलता श्रृंखला। अभिक्रियाशीलता श्रृंखला, इसे अच्छे से ध्यान होना चाहिए, याद होना चाहिए, तो ये चैप्टर को, कंसेप्ट को आसानी से आप समझ पाइएगा। कुछ होना चाहिए। देखिए इसमें कौन कौन सा होता है रिएक्टिविटी सीरीज में। मैंने सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा तत्व है, उसके बाद धीरे धीरे कम रिएक्टिव कौन सा है, सबसे कम रिएक्टिव कौन सा है नीचे रखेंगे। देखिए तो पहले होता है के, उसके बाद Na, उसके बाद Ca। तीनों याद रखिए, के Na Ca याद रखे चलेंगे। के Na Ca याद हो गया होगा आप लोगों को। कौन सा है? के है, Na है, और कितना है? Ca है। के Na Ca। आगे बढ़ते हैं तो आगे है Mg, उसके बाद Al। Mg के बाद क्या है? Al। तो आपको 5 याद हो गए हो। कौन कौन 5 याद कर लिए हैं? देखिए पहला कहें के पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, Na को सोडियम कहा जाता है, उसके बाद Ca, उसके बाद बोले Mg, उसके बाद क्या बोले? Al। ये पाँचों को आपको ध्यान रखना है। के, Na, Ca, Mg, Al। यानी सोडियम क्या है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और क्या है? एल्युमिनियम। इसके बाद क्या है? देखिए इसके बाद 4 अलग से याद रखना है। Zn, Fe, Pb, Zn, Fe, PbH, Zn, Fe, Pb और क्या बोले? Zn, Fe, PbH। देखिए ये भी याद हो गया होगा। क्या है? Zn, Fe, Pb और H। उसके बाद 3-4 है, वो भी आसानी से याद हो जाएगा। Cu है, Ag है, Au है, Pt है। Cu
AgAuPt कैसे, कॉपर है, चांदी है, सोना है, प्लेटिनम है। कॉपर देखिए 4 है, कॉपर, सोना, चांदी, प्लेटिनम जो भी है अंतिम है, तो याद रखिएगा इसको कैसे। कॉपर सबसे कम महंगा है, उसके बाद चांदी महंगा है, उसके बाद सोना महंगा है, उसके बाद क्या है, प्लेटिनम सबसे अधिक महंगा है जो सबसे कम रिएक्टिविटी सीरीज में है। देखिए एक बार पूरे आसानी से देख लेते हैं कौन कौन क्या ज्ञात किया। पहले 3 बात किए थे के, Na और Ca। उसके बाद कहे थे Mg है, और Mg के बाद 12 नंबर के बाद 13 नंबर एल्युमिनियम है। उसके बाद 4 याद किए थे, Zn है, Fe है, Pb है और कितना H है। फिर 4 याद किए थे, Cu है महंगाई के हिसाब से। उसके बाद चांदी है, Ag अर्जेंटम बोलते हैं, Au और मैंने सोना हो गया। अंतिम क्या है, प्लेटिनम। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज याद रहना चाहिए। इसमें पूछ सकता है कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और सबसे कम रिएक्टिव कौन सा है, ये है मेटल। रिएक्टिविटी सीरीज इसको मेटल बोलते हैं, यानी धातुओं का अभिक्रियाशीलता श्रृंखला। तो क्या एक साथ लिख लेते हैं, क्या क्या है, के है, Na है, Ca है, Mg है, Al है और क्या 4 बताए थे आगे, Fe है, Pb है, Fe नहीं, Zn Al के बाद Zn, Fe, PbH, Fe, Pb और कितना है, H है। उसके बाद क्या है 4 गो महागमला, Cu, Ag, Au और क्या है, Pt। समझ रहे होंगे, ये है। तो इसे अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होगा। एक बार अंतिम में लिख लेते हैं ताकि आपको विश्वास है आपको याद हो गया होगा। देखिए अंतिम एक बार लिखिए, कोशिश कीजिए आप भी एक बार लिखने की ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। 1 मिनट आपको टाइम दिया जाता है, आप लिखिए, उसके बाद हम लिखते हैं। आप लिखने की कोशिश किए होंगे और लिखे होंगे। देखिए क्या है, पहला है के है, लिख लेते हैं अच्छे से, के बाद Na, उसके बाद Ca, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है। उसके बाद क्या हुआ, Mg हुआ, Al हो गया। इतना कम से कम आपको याद हो गया होगा। आगे है Zn, Fe, PbH, Zn, Fe, Pb और कितना है, H। उसके बाद 4 है, Cu है, Ag है, Au है, Pt है, प्लेटिनम है। देखिए कुछ क्वेश्चन इस पर कैसे बनेगा, इस पर कोई क्वेश्चन बनेगा वो बोलेगा निम्न में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। आंसर इसका क्या होगा आप ही बताइए। तो इसका आंसर जो होगा, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है, तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है पोटेशियम। के बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पोटेशियम। अगर पूछ लेगा सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सा है, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा प्लेटिनम। सबसे अंतिम कौन सा है, क्वेश्चन लिख देते हैं, पूछ सकता है। सबसे कम क्रियाशील या अभिक्रियाशील, क्रियाशील अभिक्रियाशील से कन्फ्यूज नहीं हो जाएगा, एक ही है। क्रियाशील धातु कौन सा है, कौन सा है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा पोटेशियम। ये क्या है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील पोटेशियम हो गया, सबसे कम अभिक्रियाशील अंतिम प्लेटिनम था, Pt। इसको क्या बोलते हैं, प्लेटिनम। समझ गया, सबसे अधिक अभिक्रियाशील पूछेगा तो पोटेशियम, और सबसे कम अभिक्रियाशील क्या है, प्लेटिनम।
देखिए अगला क्वेश्चन पूछ सकता है इस प्रकार, ऑप्शन देखें, ऑप्शन वाला क्वेश्चन कैसे हो सकता है देख लीजिए का क्वेश्चन ऑप्शन वाला भी। निम्न में सबसे कम अभिक्रियाशील या क्रियाशील धातु कौन सा है, कौन सा है? ऑप्शन दे सकता है, बी दे सकता है, सी, और डी में दे सकता है। मान लीजिए कहा निम्न में, माने इसमें, ये चारों खोजना है, इसमें सबसे अधिक क्रियाशील नहीं बोला है। अगर बोल देता तो तुम कुमार सबसे कम क्रियाशील बोल देता तो प्लेटिनम मार देते, लेकिन इसमें बोल रहा है क्या कि सबसे कम क्रियाशील, लेकिन निम्न में माने ये चारों ऑप्शन में कौन सा है। तो चारों ऑप्शन में अभी हम देखे थे क्या, देखिए एक बार लिख के अपने सोचिए। पहले के था, उसके बाद ये अन्य था, उसके बाद सी, ये बार बार क्यों लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो। उसके बाद एम जी था, उसके बाद एल था। के एन एस सी एक साथ याद किए थे, एम जी एल एक साथ याद किए थे, और चार वो एक साथ याद किए थे। या फिर पी क्या जेड एन से स्टार्ट था, यहाँ बार बार ये हो रहा है, जेड एन या फिर पी वी एच, जेड एन या फिर पी वी एच, ये चार एक साथ याद किए थे। उसके बाद माया के हिसाब से सी यू, ए जी, ए यू और पी टी ऐसे याद किए थे। देखिए कह रहा है ए जी, ए जी ठीक है हो सकता है, ए जी अंतिम है हो सकता है, तो ये हो सकता है। एच, तो ए जी एच, एच तो आगे है तो ये सबसे कम क्रियाशील है, एच नहीं हो सकता है क्योंकि सबसे कम वाला पूछा यानी सबसे अंतिम है। तो हमको ए जी हो सकता है, एच तो नहीं हो सकता है। जेडियन, जेडियन भी आगे है तो ये भी जेडियन भी हमारा नहीं होगा। ए यू, ए जी के बाद ए यू यानी कम क्रियाशील क्या है, ए यू, इसमें से कम क्रियाशील क्या है, ए जी। हमारा आंसर क्या हुआ, ए यू। अगर पूरा ये सीरीज याद रहेगा तब इस प्रकार के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। इस सीरीज को अच्छे से याद कर लीजिए ताकि रिएक्शन भी लिखने में इससे बहुत सारा मदद हमको मिलेगा। एक क्वेश्चन और टाइप, इस एक टाइप का एक क्वेश्चन और लिख देते हैं। निम्न में कौन सा धातु एल से ज़्यादा क्रियाशील है, क्रियाशील है। क्रियाशील अभिक्रियाशील का मतलब एक ही होता है, बता चुके हैं। ऑप्शन है, इसका ऑप्शन है ए यू, ए जी, ए यू, ए जी, सी ए, जेड एन। देखिए जब तक याद नहीं रहेगा अभिक्रियाशीलता सीरीज ये सब क्वेश्चन नहीं बनेगा। देखिए तो अभिक्रियाशीलता सीरीज क्या था, पहले के था, अब तक याद हो गया, एन था, सी ए, तीन को याद है। उसके बाद एम जे था, ए एल था, बार बार क्यों लिख रहे हैं ताकि आपको याद हो। उसके बाद चार था, जेड एन से शुरू था, जेड एन या फिर पी वी एच था। उसके बाद चार को और था सी यू, ए जी, ए यू पी टी ऐसा करके था। तो कहा क्या एल्युमिनियम से ज़्यादा क्रियाशील है। तो एल्युमिनियम से ज़्यादा क्रियाशील यानी ज़्यादा क्रियाशील तो एन है, एन तो कम क्रियाशील है। तो एल्युमिनियम से ज़्यादा क्रियाशील कौन है, के है, एन है, सी है, एम जी है। तो ए जी तो बहुत कम क्रियाशील है एल्युमिनियम से, ए जी भी कम क्रियाशील है। कैल्शियम, हाँ ये बगल है तो कैल्शियम हमारा क्या होगा आंसर। जेडियन, जेडियन भी देखिए कम क्रियाशील है, बाद है तो कम क्रियाशील है, यानी आंसर क्या होगा, सी ए होगा। तो इसको अच्छे से अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको समझने में आसानी होगी। अब एक समझते हैं, इसके बाद जो समझना है अच्छे से समझिएगा। रिएक्शन लिखना, कुछ बेसिक रिएक्शन लिखना सीखते हैं। यदि कोई भी हाइड्रोकार्बन, क्या बोले, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन।
जैसे कहेंगे C2H6, इसमें क्या है हाइड्रोजन और कार्बन है, तो क्या है हाइड्रोकार्बन। C3H8 क्या है हाइड्रोजन कार्बन से मिला है, क्या कहेंगे हाइड्रोकार्बन। C6H12O6 हाइड्रोजन कार्बन से मिला हुआ हाइड्रोकार्बन। एक्स्ट्रा आ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाइड्रोजन और कार्बन रहना चाहिए, उसको क्या कहेंगे हाइड्रोकार्बन। जैसे मान लीजिए बोलेंगे C12H22O11 क्या है हाइड्रोकार्बन। C3H5Na2 ऐसा करके रहा, ये क्या है हाइड्रोकार्बन का है। हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन जिसमें भी रहेगा उसको क्या कहेंगे हाइड्रोकार्बन कह देंगे। यानी हाइड्रोकार्बन तो हाइड्रोकार्बन के मतलब समझ गए होंगे, वैसा होगी इसमें हाइड्रोजन और कार्बन है, उसको क्या कहेंगे हाइड्रोकार्बन। तो अगर हाइड्रोकार्बन का दहन होगा, क्या होगा दहन होगा। दहन जब भी होता है ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है, यानी कोई भी दहन होता है तो ऑक्सीजन रहेगा तब भी कोई चीज़ जलेगा। बनता क्या है, हमेशा तो एक चीज़ याद रखिएगा, जो बनता है वो CO2 और H2O बनता है। क्या बनता है CO2 H2O बनता है, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का अगर दहन होता है तो CO2 H2O बनता है। इसको स्टार मार के एकदम याद कर लीजिए, जितना स्टार मारना उतना कम है। क्या बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए याद रहना चाहिए। बोलेंगे कि हाइड्रोकार्बन का दहन के बाद कौन सा प्राप्त होता है, तो हाइड्रोकार्बन के दहन के बाद CO2 H2O प्राप्त होता है। समझिए, जैसे कहें मान लीजिए हाइड्रोकार्बन, एक हाइड्रोकार्बन लिखे, एग्जाम्पल लिखे कि हाइड्रोकार्बन लिख रहे हैं C2 या C3H8 और प्लस O2, तो बनेगा क्या, उसके बाद हम बैलेंसिंग भी सीखेंगे। देखिए C2H6 और प्लस O2 बनेगा क्या, और बैलेंसिंग भी सीखेंगे। कुछ क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। C5H12 प्लस O2 बनेगा क्या, बैलेंसिंग भी सीखेंगे। आगे मान लीजिए लिखते हैं C4H10 प्लस O2, उत्पाद क्या बनेगा, बाद में जो बनता है उसको पहले जो लिखा जाता है, ये जो लिखे हैं इस बगल अभिकारक C3H8 प्लस O2, ये जो इस बगल लिखे तीर के इस बगल लेफ्ट हैंड साइड में, यानी लेफ्ट हैंड साइड में लिखे उसको कहते हैं विकारक। बाद में जो बनता है उसको कहते हैं प्रतिफलीय उत्पाद। तो ये जो लिखे हम क्या लिखे अभी अभिकारक लिखे, बाद में क्या बनाएंगे हम प्रतिफलीय उत्पाद लिखेंगे। तो हाइड्रोकार्बन है ऑक्सीजन का से संयोग कर रहा है, तो कोई भी हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन से जब संयोग करता है तो बनता क्या है, तो ध्यान रखिए क्या बनता है CO2 और H2O। क्या बनता है CO2 और H2O बनता है, CO2 और H2O बनता है। देखिए ये भी हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन से संयोग कर रहा है, हमेशा बनेगा CO2 और H2O। बस देख लेना हाइड्रोकार्बन है कि नहीं, ये भी हाइड्रोकार्बन है ऑक्सीजन से संयोग कर रहा है, क्या बनेगा CO2 और क्या बनेगा H2O। ठीक है, देखिए आगे ये क्या है हाइड्रोकार्बन है ऑक्सीजन से संयोग कर रहा है, बनेगा क्या CO2 और क्या बनेगा H2O। CO2 और H2O बनता है। देखिए बात को अच्छे से समझिएगा। जब भी बैलेंसिंग करने को कहते हैं, बैलेंसिंग करने को कहा जाता है क्वेश्चन में, तो अच्छा से ध्यान रखिएगा जो भी जोड़ते हैं वो आगे वाला हिस्से में लिखते हैं। यानी क्या करते हैं, जो भी लिखना है संख्या, एक तो पूर्णांक में संख्या होनी चाहिए और आगे के हिस्से में होना चाहिए। यहाँ नहीं, पाछे के हिस्से में कुछ नहीं, यहाँ लगाया जाता है ताकि दोनों बगल के दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ऐसा करते हैं। देखिए जब भी बैलेंसिंग आप कीजिएगा तो पहला एक दो बार जो ध्यान रखने वाली है बातें वो बड़ी अच्छे से समझ लीजिए। उसका बैलेंसिंग पहले कीजिएगा, जो तीर के दोनों बगल सिर्फ एक बार आया। कितना बार, सिर्फ एक बार। जैसे हम देखेंगे तो ऑक्सीजन को तीर के इस बगल एक बार यहाँ आया है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑक्सीजन को जैसे देखें तो यहाँ भी आया हुआ, यहाँ भी आया हुआ है, यानी ऑक्सीजन का बैलेंसिंग पहली बार में नहीं कर सकते हैं क्योंकि इधर दो बार आया हुआ है। किसी भी तरफ एक बार से ज़्यादा रहेगा हम बैलेंसिंग उसका शुरू में नहीं करेंगे, उसका बैलेंसिंग सबसे लास्ट में होगा। देखिए अगर देखते हैं कार्बन को, तो कार्बन इस बगल भी एक बार आया है, इस पूरा तरफ भी एक बार ही आया, यानी कार्बन को हम बैलेंस शुरू में
कर सकते हैं। या देखते हैं हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन कितना आया है, हाइड्रोजन को इस तरफ भी एक ही बार आया है, इस तरफ भी एक ही बार आया है, यानी इसको बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस करने के लिए करते हैं क्या है, समझिए अच्छे से। पहले देख लेते हैं कि जिसको बैलेंस करना है, जैसे मान लीजिए हमको कार्बन को बैलेंस करना है, तो कार्बन को बैलेंस करना है तो कार्बन यहाँ कितना है, 3 है, यहाँ कार्बन कितना है, 1 है, तो कार्बन को 3, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 बनाना पड़ेगा, 3 बनाना पड़ेगा, तो यहाँ कितना आगे में कितना लगा देगा, 3 लगा देंगे। इससे मतलब क्या हुआ, यहाँ कितना लगा देगा, 3 लगा देंगे, तो यहाँ कितना हुआ, 3 कार्बन। लेकिन ऑक्सीजन जो गिनेंगे तो 3 दूना कितना ऑक्सीजन होगा, 6 ऑक्सीजन, गुना हो जाता है ऐसे करके। मान लीजिए ऐसे लिखे 4 H2O लिखे, इसका मतलब क्या है, इधर 4 दूना 8 हाइड्रोजन है और 4 ऑक्सीजन है, ऐसे करके गुना होता है। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये तो कार्बन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन बैलेंस कीजिए, हाइड्रोजन कितना है, यहाँ 8, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2, 2 में कितना से गुना करेंगे कि 8 हो जाए, तो 2 में कितना से गुना करेंगे, 8 होगा, 4 से गुना करेंगे तो कितना हमारा होगा, 8 होगा। अब तो 2 चीज़ बैलेंस हो गया, कार्बन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस है, 3 कार्बन हो गया, 4 दूना 8 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन नहीं बैलेंस हुआ, तो ऑक्सीजन देखिए इस बगल बैलेंस हो गया, तो इस वाला ऑक्सीजन को गिन लीजिए, 3 दूना 6 ऑक्सीजन यहाँ हुआ और 4 ऑक्सीजन यहाँ हुआ, 6 4 पूरा ऑक्सीजन कितना हुआ, 6 4 10 ऑक्सीजन हुआ। अगर इस तरफ 10 ऑक्सीजन हुआ, पूरा तरफ कितना मिला के हुआ, 10 ऑक्सीजन हुआ, तो इस तरफ भी 10 ऑक्सीजन होना चाहिए। 10 ऑक्सीजन होने के लिए 2 ऑक्सीजन में 5 से गुना करेंगे, कितना होगा, 10 ऑक्सीजन, यानी हमारा पूरा बैलेंस हो गया। इसको अगर बैलेंस कर दिए तो पहले इसको बैलेंस करते हैं, उसके बाद दूसरा को देखते हैं, तीसरे नंबर को पहले बैलेंस करते हैं। क्या है, कार्बन है, तो कार्बन कितना है, 5 है, यहाँ कार्बन कितना है, यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ कितना लगाएंगे, 5 लगाएंगे, जैसे ही बैलेंस हो गया, कार्बन बैलेंस हो गया। उसके बाद गिने हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है, यहाँ 12 हाइड्रोजन है, यहाँ देखें तो कितना हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, 2 में कितना से गुना करें कि 12 आ जाए, तो यहाँ कहेंगे 6 से गुना करेंगे तो दूर तक क्या कितना आएगा, 12 आएगा। कार्बन हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गए, हमको बैलेंस, इसके बाद क्या ऑक्सीजन बच गया, ऑक्सीजन को करना है, तो यहाँ करें गुना किए, ऑक्सीजन कितना है, 5 दूना 10 ऑक्सीजन, 6 एक कम 6 ऑक्सीजन, 10 और 6 कितना हुआ, इधर 16 ऑक्सीजन हो गया पूरा मिला के, यानी 16 ऑक्सीजन, इधर भी 16 ऑक्सीजन होना चाहिए, 16 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो यही है, तो 2 में कितना से गुना करेंगे, 16 हो जाए, क्योंकि यहाँ 2 है, तो 2 में कितना से गुना करें, 16 हो जाए, तो 8 से गुना करना पड़ेगा, हमारा पूरा इक्वेशन क्या हुआ, बैलेंस हो गया। समझ गए, आगे बढ़िए। देखिए अब दूसरा नंबर पर बैलेंसिंग सेक्शन, दूसरा नंबर में क्या करना है आप लोग समझ रहे होंगे। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करते चलें, लाइक करते रहे, सब्सक्राइब करते रहें। अगर कुछ भी नया सीखें तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि दूसरे लोग भी सीख पाएँ। इसे अच्छे से बैलेंस करते हैं। कहाँ C2 है, C2 का मतलब यहाँ कार्बन कितना है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ कार्बन 1 है, तो कितना लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा, 2 तो लगा दिए। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन देखें, हाइड्रोजन को कितना है, यहाँ 6 है, हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 2 है, 2 में कितना से गुना करें कि 6 आ जाए, तो कहें 2 में कितना से गुना करना पड़ेगा, 3 से गुना करें, हो तो गया। उसके बाद हमको मेन यहाँ दिखना है क्या, ऑक्सीजन गिनना है। ऑक्सीजन गिनना है तो कितना, 2 दूना ऑक्सीजन कितना होगा, 4 ऑक्सीजन होगा। उसके बाद यहाँ कितना होगा, 3 ऑक्सीजन होगा, 4 3 कितना हुआ, 7 ऑक्सीजन हुआ, कितना हुआ, कितना ऑक्सीजन पूरा हुआ, 7। तो इधर भी कितना ऑक्सीजन होना चाहिए, 7 ऑक्सीजन यहाँ है। 2 में कितना से गुना करें कि 7 है, 2 में कितना से गुना करें कि 7 है। ये देखिए 2 में कहें कितना से गुना करें, मान लीजिए x से गुना करें, कितना है, 7 आए। बोले 2 में कितना से गुना करें, कितना को क्या मान लिए, x मान लिए, तो x बराबर क्या आया, 7/2 आ गया। जैसे कहें 2 में कितना से गुना करें कि 8 आया, तो 2 में कितना से गुना करें कि 8 आएगा, तो x मानेंगे तो 4 दूना 8 कट जाएगा, लेकिन नहीं कटेगा तो 7/2 ऐसा करके लिख सकते हैं। तो कितना है यहाँ, 7/2, तो वहाँ 7/2 से गुना कर दीजिए। क्या करें, यहाँ जो है 7/2 से गुना कर दीजिए। लेकिन अब भी बताएं, जब बैलेंसिंग करते हैं तो एक बात का अच्छे से ख्याल रखते हैं कि जो भी संख्या लगाएं वो हमारा पूर्णांक संख्या होना चाहिए, पूरी संख्या होनी चाहिए, बटियार में नहीं आना चाहिए। यहाँ तो बटे में आ गया, तो जो भी बटे में आया उसमें सभी से गुना कर दीजिए, यानी 2 में पूरा इक्वेशन में 2 से गुना कर दीजिए। अगर 2 से गुना करेंगे तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 C2H6 प्लस
अगर इसमें 2 से गुना करेंगे 7/2 है, 2 से गुना करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, कितना होगा 7/2। इसमें 2 से गुना करेंगे 2 दूना कितना होगा 4 CO2 प्लस इसमें 2 से गुना करेंगे कितना होगा 3 दूना 6 H2O। समझ गए होंगे। अच्छा बैलेंसिंग क्वेश्चन है, एक बार अगर समझ गए हैं तो इसे कोशिश कीजिए, वीडियो रोकिए और इसे कोशिश कीजिए। आप कोशिश कीजिएगा, आपसे पक्का बनेगा। आप कोशिश कर लिए होंगे। देखिए हम बनाते हैं। कार्बन है कितना है 4 है, कार्बन 4 है, यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ कितना लगाएं 4 लगाएं। उसके बाद हाइड्रोजन कितना है 10 है, हाइड्रोजन यहाँ कितना है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो 10 हाइड्रोजन को 2 हाइड्रोजन से बैलेंस करना है, कितना लगेगा 5 लगेगा। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन 4 दूना 8 ऑक्सीजन, और ये कितना 5, 8 5 पूरा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना हुआ 13। 2 में कितना से गुना करेंगे 13 होगा, 2 गुने x बराबर 13, तो x बराबर आया 13/2, यानी 13/2 से यहाँ क्या किए गुना किए 13/2 से। जब भी कहें कि बटे में कोई संख्या नहीं आना चाहिए, इसका मतलब 2 से क्या होगा पूरे में गुना करना पड़ेगा। 2 से पूरे में गुना कर दीजिए। कुछ यहाँ नहीं है, इधर 1 है, 2 से गुना करेंगे तो 2C4H10 होगा और प्लस 13O2 होगा। 4 दूना 2 से गुना करेंगे 4 दूना 8 CO2 होगा, 5 दूना 10 H2 होगा। अगर ये समझ गए तो एक क्वेश्चन हम और बताते हैं, उसके बाद 2-3 आपके लिए होमवर्क देंगे, ताकि आप एग्जाम आते ही क्या करें, अपने कॉपी में अच्छे से प्रैक्टिस का कर लें। देखिए C6H12O6 यह क्या है ग्लूकोज है, इसका ऑक्सीकरण का है। बताइए हाइड्रोकार्बन है कि नहीं, यह हाइड्रोकार्बन है, ये दहन हो रहा है कि नहीं, हाँ ऑक्सीजन के संपर्क में अभिक्रिया हो रही है, मतलब दहन हो रहा है। जब भी हाइड्रोकार्बन का दहन होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो बनता क्या है CO2 H2O बनता है। तो C बनेगा क्या बनेगा, बनने में तो दिखते नहीं है, जो बनेगा उसमें लिखाएगा CO2 H2O। क्या लिखाएगा CO2 और H2O। अब देखिए इसको बैलेंस कैसे करना है, बैलेंस तरीका वही है, बैलेंस करने का तरीका है। यहाँ कार्बन 6 है, यहाँ कार्बन 1 है, तो कार्बन कितना लगाना पड़ेगा 6 लगाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे जैसे बढ़े उसके बाद बताएं कि हाइड्रोजन कितना है, तो हाइड्रोजन हमारे पास कितना है 12 है। 12 का मतलब कितना हुआ, 12 का मतलब यहाँ हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ कितना लगाना पड़ेगा 6 लगाना पड़ेगा, ताकि हमको 12 हो जाए। उसके बाद ऑक्सीजन गिनेंगे इस बार, तो बैलेंस हो गया 6 दूना 12, 6 कम 6, 12 6 कितना 18 ऑक्सीजन हुआ, 18 ऑक्सीजन करना। तो यहाँ तो हमको पता है कि 6 ऑक्सीजन हो रहे, तो यहाँ 12 करना पड़ेगा। तो 2 में कितना से गुना करें 12 होगा, 6 से गुना करेंगे। अच्छा समझिएगा, क्योंकि यहाँ 6 ऑक्सीजन पहले था। समझ रहे होंगे इस क्वेश्चन को कैसे कैसे बैलेंस करना है। बैलेंसिंग थोड़ा थोड़ा बेसिक लेवल का आप लोग बैलेंसिंग हम सिखा चुके हैं। इसके बाद कंसेप्ट हम सबको क्या डिस्कस करना है, एक चीज़ बड़ी अच्छा समझ जाना है, इसको अभिकारक कहते हैं। क्या बोलते हैं अभिकारक, इसको क्या बोलते हैं उत्पाद, यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं उत्पाद कहते हैं। जो तीर के निशान के पहले होता है उसको अभिकारक कहते हैं, जो तीर के निशान के बाद होता है उसको क्या कहते हैं उत्पाद कहते हैं। तो एक लाइन का परिभाषा है, इसे लिख लेते हैं। उत्पाद या इसको प्रतिफल भी कहते हैं, उत्पाद या प्रतिफल दो नाम है, प्रतिफल भी कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या बोले अभिकारक, रिएक्टेंट बोलते हैं अभिकारक। ये सिर्फ कंसेप्ट वाला वीडियो है। इसके बाद एक वीडियो 1-1.5 घंटा का लाएंगे, जिसमें NCERT का जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है इस चैप्टर से संबंधित उसे अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर देंगे, ताकि आपको किसी भी तरह से कोई परेशानी ना हो। आप कंसेप्ट भी बड़ी अच्छे से समझें और NCERT के सारे क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ कर लें। अभिकारक क्या बोले, वह पदार्थ जो इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिएक्टेंट। वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है क्या कहलाता है अभिकारक कहलाता है। वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में
अभिक्रिया में भाग लेता है अभिकारक कहलाता है। जो भी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए हम इंग्लिश बोल सकते हैं, लिख लीजिएगा। द सब्सटेंस which takes part in chemical reaction is known as reactant. The substance which takes part in chemical reaction is known as reactant. और क्या दूसरा क्या बोले हम? दूसरा बोले प्रतिफल या उत्पाद। क्या बोले? प्रतिफल या उत्पाद। इसका इंग्लिश होता है प्रोडक्ट। वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बनता है प्रतिफल या उत्पाद कहलाता है। उत्पाद कहलाता है। समझ गए होंगे? अभिकारक का मतलब जो अभिक्रिया में भाग लेता है अभिकारक, जो बनता है उसको उत्पाद कहते हैं। अगर इसका इंग्लिश देखना चाहते हैं तो क्या होगा? द सब्सटेंस which produce in chemical reaction. The substance which produce in chemical reaction, जो वह पदार्थ जो अभिक्रिया द्वारा बनता है उसे क्या कहते हैं? Called known as कौन सी प्रोडक्ट। द सब्सटेंस which produce in chemical reaction is known as product. इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। इसके बाद जो कंसेप्ट आता है वो बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है। अच्छे से पहले इस कंसेप्ट को समझिएगा, उसके बाद लिखने पर फोकस कीजिएगा। इस कंसेप्ट को अच्छे से 2-4-5 मिनट अच्छे से समझ लीजिएगा। ये जो कंसेप्ट है वो +1 चार्ज होता है, एक पर +2 होता है, एक पर +3 चार्ज होता है। जिस पर प्लस चार्ज होता है उसे धातु कहते हैं। क्या बोलते हैं? धातु। तो कौन कौन सा धातु पर +1 चार्ज होता है? तो के है, एक होता है एच होता है, के है, एन है और क्या है? एच है। ये तीनों पर +1 चार्ज होता है। कौन कौन? के, एन, एच पर क्या होता है? +1 चार्ज होता है। +3 चार्ज एल पर होता है। क्या होता है? +3 चार्ज एल। बाकी पर मैक्सिमम पर क्या होता है? +2 चार्ज होता है। तो याद करना भी आसान है। इसको क्या बोलें? के, एन और क्या बोलें? के, एन, एच पर +1, एल पर +3 और बाकी पर जो होता है एन भी इसमें याद रखिएगा, एल और एन पर +3 और बाकी पर जो मैक्सिमम होता है, बाकी पर कौन सा होता है? +2 चार्ज होता है। जिसमें बाकी मान लीजिए कोई भी आ गया इसके अलावा तो याद रखिएगा क्या होगा? उस पर +2 चार्ज होगा। तो याद करना बहुत आसान है। +1 वाला कौन सा है? तो +1 वाला है कौन सा है? के है, एन है और क्या है? एच है। +3 वाला कौन है? एल है और क्या है? एन है। +2 वाला जो बच गया वो क्या होगा? +2। जैसे सी ए दे दिया, एम जी दे दिया, जेड एन हो गया, सी यू हो गया, ये सब क्या है? +2 है। तो याद नहीं रखना है, सबको याद नहीं रखना है। इसमें जो बच गया वो क्या है? +2 वाला चार्ज है। मैक्सिमम +2 वाला ही होता है। उसके बाद ये हो गया। दूसरा बात याद रखना है, माइनस जो होता है -1, -2, -3। -1 चार्ज किस पर होता है? -2 चार्ज किस पर होता है? जिस पर प्लस चार्ज होता है उसको धातु कहते हैं। जिस पर माइनस चार्ज होता है वो अधातु होता है, या वो होता है आयन। माइनस में आयन जो होता है एन आयन पर, वो कम्प्लेक्स आयन भी हो सकते हैं, 2-3 मिला भी हो सकता है। देखिए -1 जो चार्ज होता है क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। क्लोराइड बोलते हैं, ब्रोमाइड बोलते हैं, आयोडाइड बोलते हैं, एक बोलते हैं OH हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड और क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड। ये सब क्या होता है? -1 चार्ज होता है।
क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन ये सब पढ़े होंगे। उसके बाद OH एक एक्स्ट्रा अलग से याद कर लीजिएगा। इस पर जो माइनस चार्ज होता है, -3 जो चार्ज होता है वो कितना किसका होता है, PO4 का। क्या इस PO4 का चार्ज कितना होता है, PO4 माइनस PO4 का चार्ज, इसको बोलते हैं फॉस्फेट। क्या बोलते हैं, फॉस्फेट, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं फॉस्फेट। फॉस्फेट का चार्ज कितना होता है, तो माइनस कितना होता है, बड़ी अच्छी बात रखिएगा। अब माइनस का 2 चार्ज किसका होता है, तो इसको बोलते हैं कार्बोनेट, इसको बोलते हैं सल्फेट, इसको बोलते हैं क्रोमेट, Cr2O7। ये सब क्या है, ऑक्साइड है। कार्बोनेट, सल्फेट, क्रोमेट और ऑक्साइड, इसका चार्ज कितना होता है, माइनस। तो आसान है सब बात करना। देखिए एक वाला तो याद करना कोई दिक्कत नहीं, Cl, Br, IEF, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसा करके याद कर लेंगे। अब OH एक्स्ट्रा। उसके बाद क्या है, -3 वाला भी याद रहेगा, PO4 फॉस्फेट जिसको बोलते हैं। उसके बाद -2 वाला CO3 और SO4 और Cr2O7 और क्या है, O है। देखिए एक बार अच्छे से हम पूरे को लिख देते हैं, उसके बाद जो है अच्छे से समझाते हैं इसका क्या उपयोग होता है। देखिए यह -3 वाला तो याद रहेगा, PO4 है, इसको बोलते हैं क्या, फॉस्फेट। क्या बोलते हैं, फॉस्फेट। मैंने -2 वाला है, -2 में कहें CO3 है, जिसको बोलते हैं कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, CO3 क्या बोलते हैं, कार्बोनेट। SO4 को क्या बोलते हैं, SO4 को बोलते हैं सल्फेट। क्या बोलते हैं, सल्फेट। और क्या बोलेंगे, Cr2O7, इसको बोलते हैं क्रोमेट। और O को बोलते हैं ऑक्साइड, ऑक्सीजन नहीं, क्या बोलते हैं, बात बोलो, ऑक्साइड। जैसे बोलेगा जिंक ऑक्साइड। -1 वाला क्या बोले, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चारों हो गया। एक बोले OH, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, जिसका नाम लगता है कि हमको थोड़ा कड़ा होगा, उसको हम लिख देते हैं। इसको बोलते हैं OH, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। उसके बाद जिसमें भी ये सब में जिसका -2 है, अगर इसमें H लगा देगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए SO4 बोल दिए, तो SO4 को क्या बोलते हैं, सल्फेट बोलते हैं। H का मतलब क्या हुआ, तो बाई क्या हुआ, सल्फेट, बाई सल्फेट। CO3 की तो बाई कार्बोनेट, क्या बोलेंगे, CO3 क्या बोलते हैं, CO3 के कार्बोनेट बोलते हैं। इसका -1 हो जाता है। H के साथ कोई भी PO4 दिए तो PO4 को क्या बोलते हैं, H को तो बाई बोलते हैं, PO4 को क्या बोलते हैं, PO4 को फॉस्फेट बोलते हैं। तो जिसमें भी H लग जाएगा शुरू में, उसमें क्या होगा, -1 होगा, -1। OH भी -1 है, क्लोराइड। और उसके बाद -2 वाला याद रखना है, CO3, SO4, Cr2O7 ऑक्साइड और PO4 याद रखना है। आसानी से सभी याद रहेगा। देखिए इसका +1 वाला तो याद होगा, पोटेशियम, Na और क्या है, H है। 3 वाला भी याद होगा, एल्युमिनियम है और क्या है, एल्युमिनियम है और N है। अब देखिए इसका उपयोग करके हम रिएक्शन बनाना सीखेंगे। देख लेते हैं एक बार टाइम कितना हुआ। टाइम लगभग पढ़ाते हुए हम सबको हो गया 40 मिनट के आसपास होने वाला है। देखिए लगभग 40 मिनट के आसपास में ये पूरा चैप्टर और 40 मिनट लगेगा, जिसमें पूरा चैप्टर आपको आसानी अच्छे से ख़त्म हो जाएगा। समझते हुए चलिए, आपको टाइम पर ध्यान नहीं देना है, टाइम आसानी से बीत जाए। देखिए आपको समझना है, मन से जब समझ में आने लगता है टॉपिक, तो टाइम बहुत जल्दी भागता है। अगर आपसे टाइम लग रहा है, टाइम नहीं भाग रहा है, टाइम धीरे धीरे चल रहा है, इसका मतलब आपको टॉपिक समझने में आसानी नहीं हो रही है, आप मन से नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको दिक्कत आ रही है। इसलिए आप लोग मन से पढ़िए, जब समझ में आने लगेगा तो टाइम यूँ ही भाग जाएगा, लगेगा कब इतना जल्दी कैसे सब कुछ ख़त्म हो गया, टाइम ही कम पड़ जाएगा आपके लिए। देखिए
अभी हम बोले जो मान लीजिए हमको फार्मूला बनाना है जेडियन, रिएक्शन लिखना है जेडियन प्लस O2 का। रिएक्शन लिख के आगे क्या होगा ये बताना है। मान लीजिए हमको रिएक्शन लिखना है H प्लस O2 का, आगे क्या होगा हमको बताना है। मान लीजिए हमको रिएक्शन लिखना है N प्लस H2 का, N2 प्लस H2 का। रिएक्शन क्या होगा ये बताना है, उसके बाद बैलेंस भी करना है। मान लीजिए रिएक्शन लिखना है Al प्लस O2 का, क्या होगा ये बताना है। मान लीजिए हम रिएक्शन लिखे Al प्लस CO3 का, आगे क्या होगा ये भी बताना है, Ca प्लस CO3। इस प्रकार बहुत सा रिएक्शन लिखना है। उसके बाद इसका बनेगा क्या, उसके बाद बैलेंसिंग कैसे होगा ये सब भी सोचना है। मान लीजिए एल्युमिनियम प्लस क्लोरीन Cl2 का रिएक्शन बनाना है, क्या बनेगा हमको नहीं पता, बनाना भी है बैलेंस भी करना है। और एक आग लिख लेते हैं, मान लीजिए Mg प्लस PO4 का, Mg प्लस PO4 का लिखें, क्या बनेगा नहीं पता है। Ca प्लस इसमें K प्लस Cr2O7 का बनाना है, क्या बनेगा नहीं पता। देखिए अब बनाते हैं, शुरू से बनाते हैं, आसानी से आप लोग अच्छे से समझिएगा। पहले तो बनाने आना चाहिए, उसके बाद बैलेंसिंग तो आसान है, बैलेंसिंग कर ही लेंगे। तो JDNO है तो क्या करेंगे हम लोग, JDN लिखेंगे और O लिखेंगे, थोड़ा गैप रखेंगे। JDN और क्या लिखेंगे, O लिखेंगे, थोड़ा गैप रखेंगे अभी। उसके बाद JDN का बैलेंस सोचना है। तो JDN का बैलेंस +1 में कौन कौन था, +1 में Na था, K था और क्या था H था। +3 में कौन था, +3 में हमको था Al था और N था। इसका मतलब ये +2 में JDN होगा, तो इसका +2। ऑक्साइड का बैलेंस कितना था, तो ऑक्साइड का बैलेंस -2 का बैलेंस कौन कौन था, एक साथ लिखिए, CO3 कार्बोनेट सल्फेट और क्या था Cr2O7 और उसके बाद क्या था ऑक्साइड। ये चारों था जो -2 बैलेंस से बोला था, यहाँ भी -2 का बैलेंस हो गया। तो -2 का बैलेंस यहाँ हो गया, -2 का जब सेम बैलेंस रहेगा तो कट जाएगा, 2 से 2 कट गया। उसके बाद एक इधर गुना होगा, एक इधर, माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं, पहला प्लस होता है दूसरा माइनस होता है, तभी फार्मूला बनता है। तो एक इधर गुना होगा, एक इधर गुना होगा, यानी हमारा फार्मूला बन के तैयार होगा। आएगा क्या, JDNO आएगा। अगला देखिए अच्छा समझिए, ये अच्छा है O है, पहले क्या लिखेंगे H2O से मतलब हमको नहीं, H प्लस O2 क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं, हमको मतलब क्या है, एक H है, एक कितना है O है। H का मतलब H का वैलेंसी कितना है, H का वैलेंसी अभी देखें क्या है 1 है, तो +1 लिख दिए। O का वैलेंसी कितना है, O का वैलेंसी अभी देखें कितना है, -2 है, -2 उसके बाद अब माइनस प्लस से हमको कोई मतलब नहीं है, इसको तिरछा गुना करना है, इसको यहाँ डालना है, इसको कहाँ डालना है, यहाँ डालना है। तो 1 रहता है तो नहीं लिखते, लेकिन 2 है तो लिखेंगे। तो 2 कहाँ जाएगा, 2 हमारा जाएगा, देखिए ये +1 था, एक -2 था, तो ये 2 यहाँ जाएगा, यानी बनेगा क्या H2O। समझ रहे होंगे क्या बनेगा, बाद में बैलेंसिंग बात की बात। देखिए आगे, तो इसको हमको लिख के नहीं रखना है, इसको रखना बाद में, पहले कोई बगल में कर लेना है, उसके बाद यहाँ लिखना है। देखिए NH है तो हमको N2 H2 है, हमको कोई मतलब नहीं, पहले N लिखेंगे वहाँ को, उसके बाद क्या लिखेंगे, बगल में थोड़ा H लिखेंगे। N का कितना होता है, N का यहाँ Al N का कितना है 3 है। H का कितना होता है, H है तो H का +1 भी होता है, H का -1 भी होता है। H में कन्फ्यूजन भी बहुत सारा है कि पीरियोडिक टेबल में 2 जगह H का +1 भी होता है, H का -1 भी होता है। तो +1 नहीं होगा तो ये कितना होगा, माइनस, पहला वाला प्लस बाद वाला माइनस। तो तिरछा गुना करेंगे तो 1 जो होगा, ये वाला 1 जो होगा कहाँ जाएगा, यहाँ तिरछा गुना हो यहाँ जाएगा, यानी 1 यहाँ लिखाएगा। तो 1 लिखते ही नहीं है, तो 1 क्यों लिखे, और 3 कहाँ जाएगा, 3, यानी बनेगा क्या, NH3 बनेगा। समझ रहे हैं कैसे बनेगा, तो इसको मिटा देते हैं, यानी रफ वर्क में ऐसे आपको गुणा करके देख लेना है। जैसे मान लीजिए हम सोचे इसमें क्या बनेगा, तो ये लिखें और जो O लिखें, उसके बाद Al का कितना होता है, तो Al का यहाँ देखें कितना होता है, 3 होता है। O का कितना होता है, O का बैलेंस -2 होता है, तो यहाँ 2 गया, यहाँ कितना, इसका यहाँ 2 गया, इसका यहाँ कितना है 3 आया, तो Al2O3 यहाँ लिखते हैं, Al2O3, यानी बगल में आप लोग कर लीजिएगा। पहले मान लीजिए इसी को लिखना है Al और कितना लिखना है, CO3 लिखना है,
देखिए इसका बैलेंस कितना है, इसका 3 है, इसका कितना है 2 है, इसका 3 है, इसका 2 है, यानी एल कितना होगा 3, यहाँ कितना होगा 2 होगा। अब एक से ज़्यादा है यहाँ, अगर मान लीजिए कि हमको अभी ऑक्सीजन था, एल था, ओ था, तो इसका 3 इसका 2, तो Al2O3 हो गया, यहाँ लिख दिए। लेकिन इसमें ऑक्सीजन में एक ही परमाणु था, एक ही परमाणु था, यहाँ एक से ज़्यादा, एक कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है। जब भी मल्टीपल परमाणु रहे तो घेर के लिखाता है, ऐसा करके घेर देंगे, और यहाँ ये जो 3 आया तिरछा गुणा करेंगे तो 3 यहाँ लिखा जाएगा। समझ गए होंगे। ये 2 यहाँ चल गया, ये 3 यहाँ, ये घेर के क्यों लिखे, क्योंकि एक से ज़्यादा, यहाँ कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो एक से ज़्यादा रहेंगे तो घेर के लिखेंगे। तो क्या लिखे, Al था और CO3 था, तो इसका 3 इसका 2, मैंने Al2 CO3 के होल 3, Al2 CO3 के होल 3। बनकर सीख रहे हैं कैसे कैसे बन रहा है। क्या आप यही सीखना है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूरे चैप्टर में यही कंसेप्ट इसमें है। देखिए CaCO3 है, तो कहेंगे Ca है, CO3 है, तो Ca 2 होता है, CO3 भी 2 होता है। देखिए Ca कितना होता है, इसमें आएगा, प्लस बलम नहीं पता है तो इसमें आएगा, तो Ca2 होगा, और CO3 कितना होता है, भी 2 होता है। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, अभी बोले कट जाएगा, यानी CaCO3 ही लिखाएगा, क्योंकि एक एक से गुना करेंगे उतना ही आएगा। देखिए यहाँ कितना होगा, अब देखेंगे Al है और कितना है Cl है, Al है Cl है, तो Al का 3 होता है, Cl का कितना होता है 1 होता है, तो एक तो Al पर जाएगा और Cl का कितना होगा 3 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो AlCl3 हो जाएगा, इसको हटा देते हैं। देखिए आगे Mg है, PO4 है, तो Mg हुआ और कितना होगा PO4 हुआ, यहाँ 2 है, यहाँ कितना है 3 है, तो यहाँ 3 इस पर जाएगा। अब PO4 है, मैंने फॉस्फोरस भी ऑक्सीजन भी है, जब 2 एक से ज़्यादा रहेगा तो इसको घेर के यहाँ कितना लिखते हैं 2 लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं तो क्या है, यहाँ देखिए K है और Cr2O7 है, तो K का 1 होता है। देखिए K का 1 कहाँ से लिखे, K का यहाँ से 1 लिखे, K का कितना होता है, यहाँ देखिए ये वाला K का 1 होता है प्लस 1, और Cr2O7 का कितना क्रोमेट का 2 होता है, तो इसको गुना किए तो K2 हो गया, यहाँ K2 हो गया, और Cr2O7 यहाँ कुछ रहता, अगर मान लीजिए 2-3 रहता तो इसको घेर के ऐसा करके लिखते, लेकिन 1 है तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसलिए घेरे भी नहीं। आगे देखिए इसको बैलेंस करना है, मेन बात क्या है, इसको मेन समझना ये था कि लिखा कैसे जाता है, लिखना आप तो समझ गए हैं, उसके बाद क्या करना है बैलेंस करना। अगर एक प्लस माइनस आपको याद है तो लिखने में आपको परेशानी नहीं होगा, बैलेंस करना है तो बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने अच्छे से सीखिए। देखिए बैलेंस करने के लिए पहले ज़्यादा जो परमाणु है उस पर ध्यान देते हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ 2, ऑक्सीजन यहाँ कितना है 1 है, समझिए ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ ऑक्सीजन को 2 है, जब भी लगाना है तो पूरे परमाणु इसके आगे लगाना है, ऐसा नहीं कि यहाँ लगा सकते हैं, प्लस है इसका मतलब उसके आगे लगाना है, यहाँ कुछ नहीं, एक ही क्या है यौगिक है, तो जब भी लगाना है तो इसके आगे लगाना है, तो यहीं लगाना है। तो ऑक्सीजन यहाँ कितना है, हमारा ऑक्सीजन कितना है यहाँ 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन कितना 1 है, तो यहाँ कितना लग जाएगा 2 का मतलब क्या है, Zn भी कितना हुआ 2 हो गया, ऑक्सीजन भी कितना हो गया 2 हो गया, यानी यहाँ ऑक्सीजन तो हम 2 बना लिखे, लेकिन Zn हमारा 1 है, तो यहाँ हमारा 2 दे दिए, हमारा पूरा बैलेंस हो गया। देखिए इसी प्रकार इसको देखिए, ऑक्सीजन यहाँ कितना है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना 1 है, तो यहाँ 2 लगा दिए। हाइड्रोजन कितना हो 2 दूना 4, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, तो यहाँ कितना लगा दिए 4 लगा दिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए कहीं N2 + H2 Na3, अब यह 2 है, ये 3 है, ज़्यादा परमाणु पहले देंगे तो 2 और 3 को तो बराबर 2 को किसी से गुना करेंगे तो 3 आएगा क्या आ जाएगा। कैसे बोले, शुरू में ही बोले कि जब 5 को हमको 2 से किस में गुना करेंगे ताकि 5 आवे, तो हम बताए थे कि x का मान 5/2 ले लेते हैं, यानी छोटा में गुना करते हैं। तो 2 यहाँ 3 है, यहाँ कितना है 2 है, तो यहाँ कुछ गुना करना के लिखना पड़ेगा यहाँ, तो यहाँ कितना लिखेंगे, कहेंगे 2 हमारा 2 हाइड्रोजन है, इसमें कितना से गुना करेंगे कि हमको हमारे पास 3 हाइड्रोजन आ जाए, तो यश का मान कितना होगा 3/2, यश का मान 3/2 होगा, 3/2 यहाँ बैठा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद एक चीज़ और करेंगे, गुना करेंगे। देखिए
ये तरीका भी लगा सकते हैं, लेकिन ये तरीका आपको कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बाद में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, क्योंकि यहाँ n बैलेंस नहीं है। जब सब बैलेंस रहता है या अंतिम बैलेंस करना होता है, जैसे उसमें ऑक्सीजन अंतिम बैलेंस करना होता था, उसमें तरीका लगाते थे बहुत अच्छा। इसमें n बैलेंस नहीं है, इसलिए ये तरीका नहीं। 2 3 को बराबर करना है तो 2 3 का लघुत्तम ले लीजिए, जिसको बराबर करना है उसको लघुत्तम ले लीजिए। तो छोड़ 2 3 का लघुत्तम कितना होगा, 2 3 का एलसीएम जो होगा नहीं लगेगा तो छो होगा। छो लाने के लिए 3 को छो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना। 2 को छो बनाने के लिए कितना करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा। इतना समझ गया। उसके बाद क्या है, यहाँ देखिए कि नाइट्रोजन 2 है, यहाँ भी नाइट्रोजन 2 है, यानी बैलेंस हो गया। देखिए एल्युमिनियम में ऑक्सीजन कितना है, 2, यहाँ ऑक्सीजन कितना, 3। अब ये कहें 2 3 अलग अलग रहे तो उसको क्या करें, लघुत्तम लेके बराबर कर लें। 2 और 3 का लघुत्तम कितना होगा, 6 होगा। 3 को 6 बनाने के लिए यहाँ 3 ऑक्सीजन है, 3 को 6 बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा, 2 को 6 बनाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा। एल्युमिनियम देखेंगे 2 दूना 4 एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम तो 4 लगा देंगे, हमारा पूरा बैलेंस हो जाएगा कैसा। अब देखिए आगे, देखिए इसमें क्या है कि CO3 इसमें 3 है, यहाँ CO3 1 है तो इसमें 3 लगा देंगे। और क्या Al2 है, Al2 माने एल्युमिनियम का 2 है, यहाँ 2 लगा देंगे। CO3 Ca प्लस, ये तो बैलेंस ही है, इसको बैलेंस करना नहीं पड़ेगा। यहाँ देखिए क्लोरीन का 2 है, यहाँ क्लोरीन का 3 है। अभी बोले 2 3 का लघुत्तम कितना होगा, 6 होगा। 2 3 का लघुत्तम कितना होगा, 6 होगा। 3 को 6 बनाना है 2 से गुना, 2 को 6 बनाना है 3 से गुना। एल्युमिनियम गिन लेंगे तो एल्युमिनियम 2 ही, एल्युमिनियम 2 यहाँ लगा देंगे, हमारा पूरा बैलेंस हो गया। PO4 कितना है, 2 है, PO4 2 है। Mg कितना है, Mg 3 वो है तो Mg यहाँ कितना लगा दिए, 3 लगा दिए। तो अब K2 केवल है, K2 यहाँ लगा दिए और Cr2O7 तो है ही, यानी पूरा बैलेंस हो गया। यानी आप लोग समझ रहे होंगे किस प्रकार इक्वेशन को बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हम लोग पढ़ना है कि अभिक्रिया के प्रकार कौन कौन से होते हैं, अभिक्रिया के कितने प्रकार है, इसको पढ़। देखिए अभिक्रिया के प्रकार क्या है, अभिक्रिया के प्रकार यानी कौन कौन से अभिक्रिया होती है, जो हमें पढ़ने का है। देखिए मुख्य रूप से 4 अभिक्रिया पढ़ने का है, जिसको पहला बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। कहते किसको है, अगर A प्लस B मिल के हमको C बना दिया तो इसको क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। यानी 2 या अधिक अभिकारक मिलके एक उत्पाद का निर्माण करते तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। परिभाषा ये होगा, जब 2 या अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करें तो उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। When 2 or more reactant combine a single product, combine to produce a single product, this is called as कौन सी, combination reaction। इसको क्या बोलते हैं, combination reaction या addition reaction। If 2 or more reactant reacts and produce a single product is called as combination reaction। जब 2 या अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, संयोजन। जैसे कहें Mg और O2 को मिलाएं तब क्या बना, हमको MgO बना। इसको 2, इसका भी 2 कट गया तो क्या रहा, MgO बना। तो MgO बैलेंस किए तो क्या, 2 है ऑक्सीजन, यहाँ 2 दिए, यहाँ 2 दिए, ये क्या हो गया, कम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया। दूसरा इसके उल्टा होता है, इसको कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। परिभाषा अपने से लिखिएगा, क्योंकि ये कंसेप्ट का वीडियो है, कहिएगा तो अगले वीडियो में हम दिखा भी सकते हैं। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ, वियोजन अभिक्रिया का मतलब ये हुआ कि वियोग कर रहा है, टूट रहा है। जैसे MgO, मान लीजिए कोई एक चीज़ है A है और टूट के 2 चीज़ में बदल रहा है B प्लस C। जब एक अभिकारक टूटकर
दो या अधिक उत्पाद में बदल जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। व्हेन वन रिएक्टेंट प्रोड्यूस टू और मोर प्रोडक्ट देन इट कॉल्ड एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या इंग्लिश में बोलते हैं इसको, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हेन वन रिएक्टेंट प्रोड्यूस टू और मोर प्रोडक्ट देन इट इज कॉल्ड एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। तीसरा है, इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जैसे इसका एग्जाम्पल मान लीजिए, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल देंगे तो लट देंगे, MgO कहेंगे तो कहेंगे Mg टूटेगा और क्या टूटेगा, O2 में टूटेगा। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ ये क्या होगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा जो रिएक्शन का प्रकार है उसको प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया इंग्लिश बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में से बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते, परिभाषा इसका क्या होता है, यह अगर एक अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्व का स्थान ले ले। जैसे मान लीजिए पहला जो अकल्य होता है प्लस ही होता है, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, तो क्या होगा, ये जो होता है बी का स्थान बदल ले, प्लस प्लस एक दूसरे का स्थान बदल ले, यानी बी को अकेला कर दे और ए के साथ ये जो है सी के साथ चला गया, तो इसको क्या कहेंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जब एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व, एक अधिक अभिक्रियाशील अकल्य रहेगा, कम अभिक्रियाशील का स्थान ले ले तो उसे क्या कहेंगे, प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस रिएक्टिव एलिमेंट। व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस माने उसका स्थान ले ले ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट, यानी बी जो है यहाँ लेस रिएक्टिव है तो उसे क्या कहेंगे, दिस रिएक्शन इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें कलर चेंज होता है, रंग में बदलाव होता है, रंग में बदलाव होता है, यानी कलर चेंज हो जाता है, बदलाव होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, इसमें बड़ी अच्छे से ध्यान रखिएगा, उस रिएक्टिविटी सीरीज का क्या बताए थे, पहले है के है, उसके बाद एन है, उसके बाद सी है, उसके बाद क्या है Mg है, उसके बाद Al है, इसके बाद क्या है ZnFePBH, उसके बाद CuAg AuPT। बहुत बार लिख चुके होंगे अब तक। अब तो कहें जो पहला है वो अधिक अभिक्रियाशील होना चाहिए। परिभाषा अच्छे से लिख लीजिएगा, जब अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व का स्थान ले लेता है तो उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका मतलब जो अकल्य रहेगा वो अधिक अभिक्रियाशील तत्व रहेगा, तो ही कम अभिक्रियाशील का स्थान लेगा। मैं जैसे मान लीजिए कहेंगे Mg प्लस क्या है ZnCO3। देखिए अकल्य जो Mg है वो अधिक Zn से अधिक अभिक्रियाशील है कि नहीं, हाँ Mg है Zn से पहले आ रहा है, जो पहले आएगा वो ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो अधिक अभिक्रियाशील है तो ये अपना स्थान बदल लेगा। क्या होगा, Mg के साथ CO3 चल जाएगा और क्या होगा, Zn होगा। जब भी लिखना है रिएक्शन तो उस बात को फॉलो करना है जो बात हम शुरू में बताए हैं, प्लस माइनस बोला, इसका +2 होता है, इसका -2 होता है, कट जाएगा कोई दिक्कत नहीं, तो सही है, रिएक्शन लिखा हुआ सही है, बैलेंस भी है, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए एक रिएक्शन लिखते हैं कि K + CO3 K + CO3 बनेगा क्या, बनेगा जो हमको KCO3 पहले कैसे बनेगा या नहीं बनेगा, कैसे डिपेंड करेगा, के जो अकल्य ब्लाव ज़्यादा रिएक्टिव है कि नहीं। हाँ सबसे शुरू में तो ज़्यादा रिएक्टिव ही है, तो के साथ कौन आएगा, के साथ इसके बाद वाला आएगा यानी CO3 आएगा और Ca बनेगा। यहाँ बताएं इसका +1 होता है, इसका -2 होता है, यानी 2 गुना करेंगे यानी K2CO3 बनेगा, यानी
K2CO3 बनेगा तो इसको बैलेंस भी करना पड़ेगा। तो K2 है तो बैलेंस करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। मान लीजिए एक रिएक्शन ऐसा है कि Zn प्लस कह रहा है MgSO4 बनाना है, रिएक्शन होगा कि नहीं। तो कहें Zn को अधिक अभिक्रियाशील होना है Zn Mg से, Zn तो बाद में है, यानी यह अभिक्रिया होगा ही नहीं। इस अभिक्रिया को बनाने की चेष्टा ना कीजिएगा। कभी कभी पूछ देगा कौन सा अभिक्रिया संभव नहीं है, तो देख लीजिएगा कि अगर विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया है तो यही संभव नहीं होती है जब अकेले जो रहे अधिक अभिक्रियाशील नहीं रहे, कम अभिक्रियाशील हो जाए तो संभव नहीं होगी। अगर अधिक अभिक्रियाशील है तो संभव ही होगी। तो समझ गए होंगे क्या है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, रंग का बदलाव। अगला जो होता है द्विवीय स्थापन अभिक्रिया। क्या होता है, द्विवीय स्थापन या द्वि प्रतिस्थापन अभिक्रिया। द्विवीय स्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अभिक्रिया। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या मतलब इसका, द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या है। द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब है कि जिस अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है, आयन का मतलब क्या, प्लस माइनस जो लिखा है उसको क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कहें हमको पहले है BaSO4 BaCl2 प्लस Na2SO4 एक रिएक्शन है। इसको प्लस कहते हैं, बाद वाला को माइनस, इसको प्लस बाद वाला माइनस। अगर इसको इसका प्लस इससे अदला बदली कर ले, इसका माइनस क्या, प्लस या माइनस अदला बदली कर ले, तो उसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आयन जब अदला बदली कर ले, देखिए आयन अदला बदली करेगा तो क्या होगा, Na के साथ Cl चल जाएगा, यानी जैसे Ba की जगह Na चल जाएगा तो क्या होगा, NaCl होगा। और क्या होगा, Ba के साथ SO4 आएगा, BaSO4। ये दोनों का जगह क्या कराइए, चेंज करा दीजिए। तो Na यहाँ Ba का स्थान पर Na तो NaCl हो गया, और क्या Na का स्थान पर Ba हो गया तो BaSO4 हो गया। अब देखिए इसका तो +1 होता है, इसका -1 हो जाए, कट जाएगा। इसका +2 होता है, इसका -2 हो जाए, कट जाएगा। यानी रिएक्शन तो सही लिखा गया है, बैलेंस करना पड़ेगा। Na2 है, Na2 मैंने 2 लगाना पड़ेगा, हमारी रिएक्शन पूरा क्या हुआ, बैलेंस। याद रखिएगा जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का परिभाषा क्या बोले, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। आयन का मतलब प्लस माइनस जो बोले, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसको क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अंग्रेजी में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, बोलेंगे द रिएक्शन इन विच इंटरचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस। इनमें आयनों का आदान प्रदान, द रिएक्शन इन विच इंटरचेंजिंग ऑफ आयन्स आर टेक्स प्लेस, देन इट इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है, अघुलनशील अवक्षेप का निर्माण होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है, कैसे पता लगा, देखिए कोई भी बनेगा तो एक चीज़ पता लग जाएगा, जैसे NaCl है तो NaCl नमक है, पानी में घुल जाता है और सबको पता है NaCl नमक है। ये जो है आकुलनशील अवक्षेप है। इस रिएक्शन को अच्छे से याद रखेगा क्योंकि बहुत काम देगा। ये रिएक्शन NCERT का रिएक्शन है। ये जो है अवक्षेप है। अवक्षेप का मतलब जो गाद में, मान लीजिए बालू है तो गाद में बैठ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, उसको क्या कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। इसका कलर भी ध्यान रखेगा, ये उजला कलर का होता है। कैसा कलर का होता है, उजला कलर का होता है। BaSO4 का कलर पूछेगा ये किस रंग का होता है, तो BaSO4 अवक्षेप है जो उजला कलर का होता है। अच्छे से ध्यान रखें। अवक्षेपण अभिक्रिया वो भी पूछ सकता है, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया
किसे कहते हैं? देखिए लिखेंगे, वैसा अभिक्रिया जिसमें अपक्षेप का निर्माण होता है अपक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। वैसा अभिक्रिया जिसमें अपक्षेप का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अभी बोले अपक्षेप का निर्माण क्या होता है, किसमें होता है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो सेम रिएक्शन को यहाँ क्षेप देना है BaCl2 प्लस Na2SO4। इसको रिएक्शन को अच्छे से याद रखना है और क्या इसको बदल देंगे तो NaCl और प्लस BaSO4 बन जाएगा हमारा। यहाँ होगा एक है अपक्षेप बनेगा। अपक्षेप कैसा बनेगा? आघूलनशील अपक्षेप होता है। एक ऐसा उजला रंग का होता है, उजला रंग या सफ़ेद रंग का होता है। बड़े अच्छे से आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो याद रखना है अभिक्रिया के तौर पर, उसको कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। एक होता है अवकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। एक होता है अवकरण अभिक्रिया। क्या बोलता है? अवकरण। अवकरण। ऑक्सीकरण को अपचय व उपचय कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसको उपचय अभिक्रिया कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया। इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसको बोलते हैं अपचय, अपचय अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। इसको बोलते हैं रिडक्शन, रिडक्शन। और इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन अभिक्रिया का मतलब क्या है? ऐसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जोड़ या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, हाइड्रोजन घट जाता है या ऑक्सीजन जुट जाता है, उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और ऐसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास और या हाइड्रोजन का जोड़ होता है, उसका उल्टा कर दीजिए, ये क्या हो गया? अवकरण अभिक्रिया। वैसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। क्या बोले? इसको प्लस का मतलब ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का क्या बोले? ह्रास होता है। ह्रास का मतलब हानि होती है, तो इसको क्या कहते हैं? प्लस का मतलब योग, माइनस का मतलब हानि। तो ऐसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। वैसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का हानि होता है उसको क्या कहते हैं? अवकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग, अवकरण में ऑक्सीजन का हानि। जिसमें ऑक्सीजन का योग होगा उसमें हाइड्रोजन का हानि होगा, जिसमें ऑक्सीजन का हानि होगा जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन का क्या होगा? योग होगा। तो अच्छे से ये समझ लीजिए, ये कन्फ्यूजन होगा। अवकरण को अपचयन कहते हैं, ऑक्सीकरण को उपचयन कहते हैं। इसमें दिक्कत होगा तो याद रखिएगा, इसमें आ है तो इसमें भी आ रहा है, देख लीजिए। तो अवकरण जो है वो क्या है? अपचयन है। ये अव है तो कुछ में बदल गया, यानी सेम चीज आ जो है आ ही रहेगा, यानी अवकरण जो है अपचयन अभिक्रिया रहेगा। उसके बाद एक रिएक्शन है, उसको कहते हैं अपचयन, उपचयन अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अपचयन अभिक्रिया, इसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स का मतलब क्या हुआ? RD का मतलब रिडक्शन हुआ, यहाँ रिडक्शन लिखे यानी अपकरण हुआ। ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन हुआ, माने ऑक्सीकरण हुआ। यानी अपचयन उपचयन अभिक्रिया जो है वो क्या है? जिसमें ऑक्सीकरण अपकरण क्रिया साथ साथ होती है, यानी ऑक्सीकरण भी हो जाए, जिसमें ऑक्सीकरण तथा अवकरण क्रिया, अवकरण भी हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल जैसे देखें, तीनों का एग्जाम्पल एक एक दे लेते हैं। एग्जाम्पल देते हैं, मान लीजिए इसमें एग्जाम्पल दिए Mg, ऑक्सीजन जुट रहा है, हमको MgO बना तो ऑक्सीजन तो मिल गया, साथ आ गया। ऑक्सीजन जब साथ आ गया तो इसको कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जिसमें ऑक्सीजन भाग जाएगा। MgO है, इसको तोड़ दिए तो Mg + O2 है, यानी ऑक्सीजन क्या हुआ? भाग गया। ऑक्सीजन भाग गया तो उसको क्या कहें? अवकरण अभिक्रिया। लेकिन जिसे कहें Cu + H2, Cu + H2, आगे की क्या बना? CuO + हमको H2 बना। तो इसमें कहें, इसमें ऑक्सीजन क्या हुआ? ऑक्सीजन जुड़ गया। इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया तो क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण। इसको क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन जुड़ गया, लेकिन इसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन हट गया। देखिए इसमें ऑक्सीजन था, यानी इसको क्या कहेंगे? अवकरण। ऑक्सीकरण अवकरण दोनों हो गया तो पूरे को क्या कहेंगे? रेडॉक्स। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। समझ गए? रेडॉक्स। लाल बेल की अभिक्रिया ने समझिए कितना हो जाता है कि रेड के मतलब लाल, ऑक्स का मतलब बेल की अभिक्रिया। ऐसा नहीं है
ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है, यानी अवकरण उपचयन अभिक्रिया है। इसके बाद इसमें जो इस टॉपिक में पूरे पढ़ना है, अगर हम इंग्लिश में इसका डिफिनेशन चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन आर एडेड एंड हाइड्रोजन आर सब्ट्रैक्टेड, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन आर एडेड और का मतलब क्या होता है, या और हाइड्रोजन आर सब्ट्रैक्टेड, देन इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसको लिखेंगे तो लिखेंगे द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन आर सब्ट्रैक्टेड और हाइड्रोजन एडेड, इट इज कॉल्ड एज क्या, रिडक्शन रिएक्शन। उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम्स, इट इज कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छे से आप लोग परिभाषा अपने से लिख लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश जो भी पढ़ते हैं आप उस भाषा में लिखिएगा। उसके बाद इसमें टॉपिक जो आता है, दो टॉपिक आसान टॉपिक है। एक बोलते हैं संक्षारण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संक्षारण। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कोरिजन, CORRISION। पहले समझिए, कोरिजन का मतलब सीधा मतलब होता है जंग लगना। क्या होता है, जंग लगना, जंग जिसको बोलते हैं जंग लगना। तो जंग किस में लगता है, पहला बात है इसमें धातु में लगता है। कब लगता है, जब धातु ऑक्सीजन या जल के संपर्क में आता है तो लगता है। क्या होता है, धातु में जब जंग लग जाता है तो धातु कमज़ोर होती है मजबूत होती है, तो धातु क्या होती है, कमज़ोर हो जाती है। क्या होती है, कमज़ोर हो जाती है, लेकिन उसका भार बढ़ जाता है, क्योंकि पानी टान लेता है तो कोई भी पानी सोखेगा तो उसका भार क्या होगा, धातु का भार क्या होता है, बढ़ जाता है। तो संक्षारण का परिभाषा क्या होगा, जब धातु ऑक्सीजन या जल के संपर्क में आता है और उसके मजबूती में कमजोरी आ जाती है तो उसे क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। इससे इसका भार क्या होता है, बढ़ जाता है। अच्छा समझिए, संक्षारण का परिभाषा देंगे तो लिखेंगे, जब कोई धातु ऑक्सीजन और जल के संपर्क में आता है तो उसकी मजबूती में कमी आती है, इसे कौन सी कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। इससे धातु का भार बढ़ जाता है। संक्षारण को दूर करने का भी उपाय होगा, संक्षारण को दूर करने का उपाय या बचने का उपाय करने का, या संक्षारण से बचने का उपाय, क्या क्या उपाय हो सकता है। तो पहला उपाय है तेल या ग्रीस लगा दीजिए, तेल या ग्रीस लगाकर। तेल या ग्रीस लगाने से कैसे बचा जा सकता है, समझिए। अगर हम तेल लगा देंगे तो तेल के कारण उस पर पानी नहीं, कोई मान लीजिए मेटल धातु है, इस पर तेल लगा दिए तो पानी चिपकेगा नहीं, और पानी या हवा से इसका कनेक्शन हटा दिए तो इसमें क्या होगा, जंग नहीं लगेगा। यानी जंग के लिए दो चीज़, पानी और हवा दोनों की जरूरत होती है, कुछ से कनेक्शन। दूसरा क्या करेंगे, पेंट करके, अगर पेंट कर देंगे तो पेंट में क्या होता है, प्लास्टिक मिला होता है। अगर इस पर हम पेंट कर देंगे तो प्लास्टिक चिपकेगा, पानी देंगे तो पानी तो उसके संपर्क में नहीं आएगा, इसलिए जंग से बच जाएगा। तीसरा क्या है, जस्तीकरण द्वारा। जस्तीकरण का 2-3 नाम है। यशद लेपन भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, यशद लेपन, या इसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, गैल्वेनाइजेशन इसको बोलते हैं। यानी लोहे को जंग से बचाने के लिए, लोहे को क्या करने के लिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पर जिंक की एक पतली परत चढ़ा दी जाती है। जिंक की पतली परत चढ़ा दी जाती है। इसको क्या कहते हैं, जस्तीकरण या सदलेपन। पूछ सकता है जस्तीकरण क्या है, तो लिखेंगे लोहे को जंग से बचाने के लिए, यानी लोहे को संक्षारण को रोकने के लिए इस पर जंग की पतली परत चढ़ा दी जाती है, जिसे कि जस्तीकरण या सदलेपन कहते हैं। तो ये तरीका हो गया। इसके बाद आता है इसमें जो पढ़ना है, एक है विकृत गंधता। क्या पढ़ना है, विकृत गंधता। ये अंतिम टॉपिक है, 2 मिनट का टॉपिक है, खत्म हो गया। विकृत गंधता का मतलब, विकृत का मतलब खराब होता है,
मान लीजिए किसी का चेहरा टूटा फूटा हुआ, उसको विकृत चेहरा कहते हैं। तो विकृत का मतलब खराब, गंधिता मतलब गंध, यानी खराब गंध है। तो खराब गंध कब आता है? जब खाना सड़ गल जाता है तो इसका गंध क्या होता है? बहुत खराब, बहुत बदबूदार हो जाता है। कौन सा खाना ज़्यादा बदबूदार होता है? जिसमें तेल आ रहा है। मान लीजिए कोई न्योता हुआ या भोज हुआ, उसका खाना देखिएगा 1-2 दिन में जब खराब होगा, क्योंकि उसमें तेल या मसाला ज़्यादा डाला हुआ है, इसलिए उसका गंध भी बहुत ज़्यादा खराब होगा। मान लीजिए एक पूरा टब सब्जी बच गया, कहीं बिकेगा, उसको 2-4 दिन में उसका इतना गंध खराब आएगा, यानी विकृत गंध तक मतलब खराब गंध कब आएगा? जब तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ, यानी उसमें क्या होना चाहिए? तेल या वसा युक्त भोज पदार्थ होना चाहिए, खाने वाला पदार्थ, भोज पदार्थ। तेल या वसायुक्त भोज पदार्थ। अगर तेल या वसायुक्त भोज पदार्थ है, उसे कौन सी खाएं? खुली वायुमंडल में रखेंगे तो ऑक्सीजन से संयोग करेगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा। ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या करेगा? वो अपने उसका स्वाद भी बदल जाएगा, उसका स्वाद, और क्या होगा? गंध में बदलाव आएगा। गंध में क्या होगा? बदलाव आएगा, जिसे कौन सी कहते हैं? बदलाव आएगा, जिसे क्या कहते हैं? विकृत गंधता। तो परिभाषा अच्छे से सुन लीजिए। जब तेल या वसायुक्त भोज पदार्थ को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई जाती है तो उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाता है, जिसे क्या कहते हैं? विकृत गंधता कहते हैं। इसका बचाव कैसे करेंगे? ऑक्सीजन का सप्लाई रोक देंगे। इसलिए देखे होंगे जब तेल वाला चीज़ कुछ बनता है, मान लीजिए पैकेट वाला, पैकेट में कोई भी सामान आता है, जैसे चिप्स के पैकेट है, चिप्स के पैकेट, तो चिप्स के पैकेट में जो होता है, चिप्स कम होता है, उसमें गैस भरा जाता है। क्या? नाइट्रोजन गैस। क्यों भरा जाता है? क्योंकि कम अभिक्रियाशील होता है। ऑक्सीजन रहता तो बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील रहता, तो सड़ गल जाता है, उसका गंध आ जाता है। इसका ये नाइट्रोजन जो होता है कम अभिक्रियाशील होता है, जिसके कारण अभिक्रियाशील कम होने के कारण उस गंध नहीं मारता है, बहुत दिन तक वो चिप्स खराब नहीं होता है। इसलिए उसमें नाइट्रोजन गैस रह जाती है, क्योंकि कम अभिक्रिया करता है और चिप्स को खराब होने से बचा लेता है। एक चीज़। दूसरी बात, एक चीज़ अच्छे से याद रखिएगा, एक नाम होता है, इसको एनोडीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? एनोडीकरण। क्या होता है एनोडीकरण? बहुत ही आसान चीज़ है एनोडीकरण। एनोडीकरण जो होता है, एल्युमिनियम के कभी बर्तन लाए होंगे घर में या आया होगा तो देखे होंगे, उसमें जब लाते हैं नया तो उसमें चिन्ह धारी नज़र आएगा, लेकिन धीरे धीरे घर में रखेंगे तो धीरे धीरे वो क्या होगा? चिन्ह गायब हो जाएगा। कहाँ गायब हो गया? तो जब एल्युमिनियम को घर में रखते हैं तो घर में रखते हैं वायुमंडल में, तो ऑक्सीजन से संयोग करके अपने ऊपर एल्युमिनियम के ऑक्साइड बना लेता है, Al2O3। इसको क्या कहते हैं? एल्युमिनियम के ऑक्साइड बोलते हैं। एल्युमिनियम का ऑक्साइड बना लेता है, जिससे उसका जो होता है चिन्ह जो होता है क्या होता है? ख़त्म हो जाता है, और जंग से रक्षा होती है, माने वो मजबूत भी होता है। तो क्या लिखेंगे? एनोडीकरण का परिभाषा क्या होगा? जब एल्युमिनियम को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई जाती है तो अपने ऊपर ऑक्साइड की एक मोटी परत जमा लेती है, जिसे क्या कहते हैं? एनोडीकरण कहते हैं। अभिक्रिया लिख देंगे, आपका काम खत्म हुआ। एक इसमें है संतुलित रासायनिक समीकरण, जो नहीं बताए हैं। देखिए, संतुलित करना तो सिखा दिए, लेकिन संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण तो मतलब क्या हुआ? ऐसा समीकरण ये बोल क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अभिकारक। इसको क्या कहते हैं? उत्पाद या प्रतिफल उत्पाद। तो अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या। अगर बराबर हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो उसे कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण। 2-3 को अंग्रेजी नहीं बोले, एक बार सुन लीजिए अच्छे से अंग्रेजी में भी। इसको यहाँ से लगता है हम संक्षारण से अंग्रेजी नहीं बोले, तो संक्षारण से क्या होगा? भेन धातु को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एलिमेंट का मतलब तत्व होता है, धातु का मतलब मेटल। वेन ए मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड वाटर, देन
इट देन इट स्ट्रेंथ लोअरिंग डाउन, यानी कम हो जाता है। दिस इज नोन एज कोरिजन। क्या बोले? वेन मेटल रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन और वाटर देन इट स्ट्रेंथ लोअरिंग डाउन यानी कम हो जाता है। दिस इज नोन एज कोरिजन। उसके बाद इसका अगर अंग्रेजी संक्षारण को दूर करने का प्रयास, तेल या ग्रीस को वाइल करके पेंट PINT जस्तीकरण गैल्वेनाइजेशन लिखा चुके हैं। क्या होगा? गैल्वेनाइजेशन की परिभाषा पूछेगा। टू एवॉइड रस्टिंग ऑफ आयरन, टू एवॉइड रस्टिंग ऑफ आयरन बी अप्लाई ए थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन इट। टू अवॉइड रस्टिंग ऑफ आयरन बी अप्लाई ए थिन लेयर ऑफ जिंक ऑन इट, इट इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। समझ गए? विकृत गंधता क्या होता है? जब तेल या वसायुक्त भोज्य पदार्थ को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराई जाती है तो स्वाद और गंध में क्या होता है? परिवर्तन आता है। लिखेंगे वेन ऑयली और फैटी फूड रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन देन इट्स स्मेल और टेस्ट डिफर। दिस इज नोन एज, इसको बोलते हैं स्टेलनेस, स्टेलनेस, या देख लीजिएगा दूसरा भी मीनिंग हो सकता है। दिस इज नोन एज स्टेलनेस। वेन क्या बोले? वाइल और फैटी फूड रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन देन इट्स टेस्ट एंड स्मेल आर डिफर। दिस इज नोन एज स्टेलनेस। एनोडीकरण का मतलब एनोडीकरण का अंग्रेजी क्या होता है? एनोडीकरण का अंग्रेजी सर्च कर लीजिएगा। एनोडीकरण का अंग्रेजी हमको ध्यान नहीं है। एनोडीकरण क्या परिभाषा थी? क्या होगा जो होगा डिफिनेशन क्या होगा? वेन एल्युमिनियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन देन इट मेक्स ए थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑन इट। क्या बोले? वेन एल्युमिनियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन देन ए थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड मेक ऑन दिस इज नोन एज एनोडीकरण। देख लीजिएगा क्या होता है एनोडीकरण का अंग्रेजी। इसको कहते हैं बैलेंस केमिकल रिएक्शन। क्या हो? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए क्या बोलेंगे? वेन नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट आर इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम ऑफ प्रोडक्ट देन दिस रिएक्शन इज नोन एज बैलेंस केमिकल रिएक्शन। क्या बोलेंगे? बैलेंस केमिकल रिएक्शन। इसकी ज़रूरत क्या होती है? इसकी ज़रूरत होती है द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए। क्या होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या बोले? किसी भी संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी दोनों बगल का द्रव्यमान क्या होता है? ये बगल का द्रव्यमान ये बगल का द्रव्यमान क्या होता है? बराबर होता है। उसे क्या कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। फॉर ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये हमारा अंतिम टॉपिक है। इसे आप अच्छे से कंप्लीट हुआ ये टॉपिक के पूरे कंसेप्ट को अच्छे से मैंने कंप्लीट कर दिया। अब क्या करना है? इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें जो परिभाषा है NCERT में दिया हुआ उस परिभाषा को अच्छे से लिखते हुए आपको हम पूरे चैप्टर को
अच्छे से उसमें जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको अच्छे से हम सॉल्व करके आपको पूरे अच्छे से समझा देंगे। एक ये वीडियो देख लीजिए, एक कंसेप्ट पूरा फुल कंसेप्ट का वीडियो हुआ। एक और वीडियो देख लीजिएगा जिसमें एनसीईआरटी का सभी क्वेश्चन है। इसके बाद किसी भी रासायनिक समीकरण से रिलेटेड किसी भी आपको वीडियो देखने या क्लास करने की ज़रूरत ना पड़ेगी, सब क्वेश्चन आपसे आसानी से होगा। खाली इस वीडियो को आप जिस कंसेप्ट को ना समझे उसे दोबारा अच्छे से देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने कुछ भी नया सीखा, अच्छा सीखा, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।